बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग लाहौर। दिस इज़ रुवेज़ा राजपूत। एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन का आगाज़ बाकायदगी से एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं वेदर अपडेट के साथ। हमारे साथ लाहौर रंग की रिपोर्टर फ़ाखिरा मौजूद है। फ़ाखिरा, बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, बात करें लाहौर के मौसम की तो लाहौर का मौसम हो गया है। शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी के बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मौसम जो है मज़ीद खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई है। हवा में जो नमी का तनासब है 85% रिकॉर्ड किया गया और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क सर्द हवाएँ चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएँ चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानब अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर शहर का है वो 258 रिकॉर्ड किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर पहले नंबर पर बराजमान है। मुसलसल बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो भी फैलती जा रही हैं। सांस लेने की जो मरीज़ हैं उनको भी सांस लेने में मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, ताती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बिल्कुल जी, मौसम तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि सर्दी चली गई है, क्योंकि मौसम, मैंने आपको अक्सर मैं बताती हूँ कि मौसम काफ़ी मूडी है, अपनी मर्ज़ी से ही तब्दील होता रहता है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे। बात कर लेते हैं कुछ उन बच्चों की, उन चाइल्ड आर्टिस्ट की जो फ़िल्मों और ड्रामों में काम करते हैं और बचपन में ही अपने आप को सुपरस्टार समझ लेते हैं और बन भी जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि सिंध की वजारत सकाफ़त ने 2 कवानीन तैयार किए हैं। एक हम बात कर लें चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के नाम से 2 कवानीन इन्होंने जी तैयार किए हैं, जिसमें एक जो पहला है ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस, उसमें क्या होगा कि आप किसी भी बच्चे को अपने स्कूल के टाइमिंग में शूट पर नहीं बुला सकते हैं। उसके अलावा ना ही किसी बच्चे को देर रात तक शूट के लिए रोक सकते हैं, और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो प्लस पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब सेकंड एक्ट की बात कर लेते हैं जी, के जो है रॉयल्टी ऑर्डिनेंस, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे और जो भी सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस अपलोड होती हैं या आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और बाकायदगी से जो भी उसकी रॉयल्टी होगी, जो भी उससे वो नफ़ा कमाएंगे, उसमें आपको परसेंटेज दिया जाएगा। सेकंड स्टोरी की जानिब आते हैं जी। हम लोग देखते हैं कि सियासत में अक्सर ही हम बहुत से अपने जो अदाकार हैं उनकी एंट्री आती जाती देखते रहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नूर की। अदाकारा नूर बुखारी ने भी सियासत में जी अपनी एक एंट्री उनकी हो गई है, सियासी मैदान में कदम रख चुकी हैं। इन्होंने जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है और याद रहे कि ये इनकी पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की अहलिया भी हैं। इससे पहले हम अगर चाहत फ़तेह अली खान की बात कर ले तो उन्होंने भी लाहौर के हल्के 128 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और अब वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि अभी मालूम हमें एक आधे दिन में मालूम होने वाला है कि कौन कहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है जी। थर्ड स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है और ये स्टोरी है बेलारूस के एक ऐसे पेंटर की जो कि ना सिर्फ एक ब्रश के साथ बल्कि 10 ब्रशेस के साथ पेंटिंग करते हैं। जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं, मुसव्वरी की बात करते हैं, तो हमारे जहन में इतनी क्रिएटिविटी चल रही होती है कि आपके लिए एक ब्रश को ही हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है कि कहीं भी आपका जो हाथ है वो राइट लेफ्ट हो रहा है तो आपका पूरा स्केच ही ख़राब हो सकता है। और ये शख्स एक केले के यूनिक टैलेंट अपने पास रखते हैं और 10 ब्रशेस के साथ पेंटिंग करते हैं और उनका बाकायदगी से इनका जी नाम है सर्ज फ्लिंगर और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। इन्होंने आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, इनकी काफ़ी बातें चल रही हैं कि एक ब्रश के बजाय 10 ब्रशेस के साथ ये पेंटिंग कर रहे हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाइलाइट्स की जानिब चलते हैं। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पट्ठों के खिंचाव की असल वजह क्या होती है। क्या पट्ठों में खिंचाव सिर्फ सर्द मौसम की वजह से होता है? दूसरे हम बात करेंगे साल 2023 महंगाई के एतबार से कैसा रहा, क्या कुछ महंगा हुआ, आवाम पर क्या बीती। लाइसेंस फीस 5 साल की बजाय हर साल कितनी वसूल की जाएगी। साल का इख्तिताम और मुहासबा नफ्स, आपका आज का दिन कैसा रहेगा। तो जी, हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट की जानिब चलते हैं और आज हम इसमें बात करेंगे जो पट्ठों का खिंचाव है आखिर वो क्यों होता है और ख़ुसूसन ये सिर्फ सर्द मौसम में ही होता है या फिर ये पूरे साल में रहता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर शमसुल हक मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल फाइन। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पट्ठों के खिंचाव की असल वजह क्या है? बहुत सी रीज़न्स हैं पट्ठों के खिंचाव की। पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा ही अनप्लेजेंट सेंसेशन है, कोई खुशगवार चेंज नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन लोग जो हैं इसको किसी ना किसी तरह बर्दाश्त कर रहे होते हैं, टॉलरेंस में रख रहे होते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को चला रहे होते हैं। तो पहली बात तो यही गलत है। अगर खिंचाव महसूस हो तो उसकी वजह को ज़रूर पहले फाइंड आउट करना चाहिए। वजह बहुत सी हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है विंटर। टेम्परेचर का गिरना हमारे स्केलेटल मसल्स, स्पेशली वो मसल्स जिन्होंने मूवमेंट्स हमारी बॉडी की तमाम देनी है, उन मसल्स के लिए एक बहुत ही नेगेटिव फीडबैक बिल्ड होता है। नेगेटिव किस अंदाज में है कि हमारे मसल्स को टेम्परेचर ऑप्टिमम किताबों के मुताबिक चाहिए 38.5 डिग्री। अब बॉडी टेम्परेचर है 37, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए हमें 38.5। और इस वक्त अभी मैं मौसम का हाल देख रहा था और बाहर सर्दी का आप आलम देख लीजिए, तो जितना बड़ा ये ड्रास्टिक चेंज है, इस चेंज को मसल के स्पिंडल्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर बहुत से स्पिंडल्स ऐसे हैं वो एक्टिव ही नहीं हो पाते। तो उस वजह से हमें खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, हमारी रेंज कम होना शुरू हो जाती है, हमारी गर्दन है हम प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, हमें फील होता है ठीक नहीं हो रहा, कमर है उसमें खिंचाव आ रहा है, पट्टे हैं इसके आपके शोल्डर्स के उसमें खिंचाव आ रहा है। तो एक फैक्टर इसमें सर्दी है। दूसरा फैक्टर इसमें डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी। पानी हमारे तमाम बॉडी के तमाम फंक्शंस के लिए एक मीडियम है। एवरीबडी नोज़, हर बच्चा ये जानता है कि पानी एक मीडियम है। सर्दियों में हम ज़्यादातर ये भी करते हैं कि पानी कम पीते हैं और हमारा जो शिफ्ट है वो सारा कॉफ़ीज़ और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उस तरफ मूव हो जाता है। तो पानी की कमी से क्या होगा कि पानी की कमी से हमारे मसल्स की पीएच मेंटेन नहीं रहती। जब वो पीएच एसिडिक रहेगी, मसल्स हमारे प्रॉपर वाटर नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से भी खिंचाव का एक सेंसेशन बना रहता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हमारी डाइट बड़ा रोल प्ले करती है। अब आपके डाइट के अंदर अगर आप सिर्फ प्रोटीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप डाइट में साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी एक ख़ास मिकदार जो है वो एडिड रखें तो आप इस सेंसेशन से बच जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ सर्द मौसम में ही, जैसे आपने बताया कि हम ज़्यादा इसका शिकार सर्दियों में होते हैं, जी एग्जैक्टली। सिर्फ पानी की वजह से? नहीं, देयर आर मल्टीपल रीजंस। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 2 रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आप नेक्स्ट ऐसे होता है कि बहुत से लोग जो सर्दियों में एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज उनको ये मौसम और ये टेम्परेचर जो है वो बड़ा फेवरेबल लगता है कि इसमें हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अब जब वो इंटेंसिव एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिव एक्सरसाइज के बाद फौरन मसल टेम्परेचर गिरता है वंस अगेन। बिल्कुल। पहले आपने रेज किया, रेज करने के बाद आप फौरन टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं, वो 5 पर जा रहे हैं, 10 पर जा रहे हैं, तो वंस अगेन वो टेम्परेचर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनते हुए दोबारा आपके मसल्स के अंदर स्टिफनेस लाता है। उसको हम क्लासिकली बोलते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस, यानी वर्जिश करने के बाद मसल में खिंचाव आना। अब उसको भी मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं कि हम क्या कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप वर्जिश कर रहे हैं इसमें, तो आप वर्जिश करने से पहले और वर्जिश करने के बाद दोनों में आप स्ट्रेचिंग और कूल डाउन जरूर ऐड करें। वर्जिश करने से पहले स्ट्रेचिंग करें, वर्जिश करने के बाद कूल डाउन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। अपने बॉडी को ड्रास्टिक चेंजेस पे मत रखें। ड्रास्टिक चेंजेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको समझने लिए एग्जैक्टली आपकी बॉडी फौरन इमरजेंसी सिचुएशन में चली जाती है। उसको लगता है कि भाई एक बहुत ही नेगेटिव स्टिमुलाई, एक मैसेज आया बाहर से और मुझे इसको फौरन डील करना है, तो उसमें बहुत सी एनर्जी स्पेंड होती है।
हम किताबें पढ़ें तो आपको वहाँ से पता लगेगा, किताब कहती है कि अगर किसी भी जगह पर किसी भी ऑर्गन को मैक्सिमम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, वो ऑर्गन फौरन अपनी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा, वो बेहतरीन गिर सर, हमारे जाएगा। साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हैदर, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये जानना चाह रहा जो बैकबोन होती है उसके ऊपर वाले हिस्से में अक्सर पेन रहती है। हम लोग की जॉब नेचर ऐसी है कि सिटिंग जॉब ज़्यादा है, बैठ के जॉब करने की ना ज़्यादा है। तो मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें या ऐसी कोई मेडिसिन बता दें कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ जो मेरी बैक पेन है ये भी ठीक हो। राइट। अच्छा, वाकई में ये एक मेजर इशू है कि हम लोग अपने जो 8 आवर्स ड्यूटी के हैं या 6 आवर्स हैं, 10 आवर्स हैं, वो जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनको ही अक्सर बैकबोन का प्रॉब्लम रहता है। वो क्या कहते हैं कि वो बात से बात चलती है, बात से बात चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था। मेरी अपनी अभी रिसेंट रिसर्च इसी वर्क रिलेटेड डिस्कम्फर्ट पर ही है। और दुनिया में अगर मैं अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशंस और बाकी एसोसिएशंस की रिसर्च को शेयर करूं, तो हमें वर्क प्लेसेस के ऊपर, मैं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वर्क प्लेसेस के ऊपर हम 30 मिनट्स से ज़्यादा एक फिक्स्ड पोस्चर नहीं रख सकते। ओह, यूनाइटेड नेशंस ने अपने इदारे के अंदर वहाँ पे बाकायदा उन्होंने सख्ती से टर्म्स एंड कंडीशंस सेट टर्म्स किए एंड हुए हैं। कंडीशन दी हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि हाँ। आपने हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। मतलब ऐसे एसओपीज होने चाहिए भाई। Exactly. क्या बात है। और ऐसे अच्छा, व्हाट SOPs काइंड ऑफ ब्रेक जिसमें आप लंच कर सकते हैं, it वॉक should कर be- सकते हैं? It should be like somebody related to something related to movement। आप जिसमें Okay. कुछ स्ट्रेचेस करते हैं, अपनी नेक के स्ट्रेचेस कर लेते हैं, आप अपनी लो बैक के स्ट्रेचेस कर लेते हैं, आप अपने लेग्स को ज़रा स्ट्रेच करते हैं, आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। उसकी रीज़न है, वो रीज़न ये है, जैसे भाई ने क्वेश्चन किया कि मैं 8 से 10 घंटे बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिक्स्ड पोस्चर है मेरा, तो उस वजह से मुझे बैक पेन आ रही है। तो ये बड़ी एविडेंट सी बात है। मैं इसको इसी तरह से कहूँगा कि आपने किसी एक जॉइंट पर या किसी एक जॉइंट सेट के ऊपर क्या किया है कि लोड नॉर्मल से ज़्यादा और जितना वक्त वो बर्दाश्त कर सकता है उससे ज़्यादा डाला है भाई, इसीलिए वो दर्द कर रहा है। बिल्कुल अच्छा, जी। अब उससे इस हद तक मसाइल हैं इस वक्त लोगों को, मोरों के मसले, डिस्क प्रॉब्लम्स, क्योंकि दबाव आ रहा है ना, एक मोरा ऊपर है एक मोरा नीचे है, बिल्कुल। उसके दरमियान डिस्क है। मुसलसल वो भी। अब मुसलसल दबाव है। अब दबाव आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? वो दबाव बढ़ते 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 आपकी डिस्क अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी, डिस्क फट जाएगी। उसके बाद करीब से नस गुजर रही है, उस नस के ऊपर दबाव आएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगी, सciatica बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे अच्छा, निकल उनको जाएगी। क्या एक्सरसाइज करनी इट्स चाहिए? वेरी सिंपल। ही शुड लीव हिज डेस्क आफ्टर 30 मिनट्स टू 1 आवर। 1 घंटे डन हो मैक्सिमम गया है। हैदर। अब आपने क्या करना है कि आज का जो प्रोग्राम है उसका क्लिप आपने क्रॉप करना है और अपने जो बॉस है उनको सेंड करना है, वो आपके एसओपी सेट कर देंगे। आपने जी 30 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, मूवमेंट चेंज करते रहा करें, तब आप बेहतर फील करेंगे। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, अरिशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरिशा, क्या जानना चाहेंगी? अच्छा, मुझे ये पता करना था, मेरी मामा के ना दोनों बाजू में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। मतलब अब तो वर्किंग भी नहीं कर रहे, काफ़ी इनका इलाज भी करवाया है, लेकिन अभी भी पेन रहता है, सुन्न हो जाते हैं हाथ उनके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा इशू है। मतलब मेरे भी एक अजीज़ हैं, मतलब कह लें कि हमारे बुज़ुर्ग कह लें, उनके साथ भी इशू है कि वो जी बाजू सुन्न हो गया अक्सर, और या फिर आप कह लें कि टांगे सुन्न हो जाती हैं, बल पड़ जाना शायद इसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। जी, एज के साथ बॉटम लाइन ही शेयर करूंगा, एज के साथ विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी आती है, क्योंकि डाइट भी कम हो जाती है। विटामिन B12, B6, उनका ये रोल है कि वो मसल्स को इस तरह चलाए रखते हैं कि सेंसेशंस बिल्ड रहें और सुन ना हो, नम्बनेस ना आए किसी तरह से। तो अब इस एज में जाके एक तो डाइटरी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उस वजह से ये वीकनेस आ रही होती है और नमनेस, यानी हाथ पाँव सुन होना महसूस होता है। ऐसा होता है कोई एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर, ठीक। और B12 मसल की जान है, मसल की पावर है B12। तो अगर B12 डाइट में ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़, एज के साथ और बहुत सी डिजीज़ेस ऐड हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है पिछले दिनों में हम नंबर 1 पे आए हैं, बिल्कुल। ठीक है। डायबिटीज़ में एक डायबिटीज़ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से पट्ठों के और जोड़ों के मसले बनते हैं। दूसरा, इसके बाद आ जाएं तो दिल के बहुत से मसाइल हैं।
कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी की एक नस बंद है, किसी ने बाईपास कराया है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तीसरा आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस 200 से ज़्यादा टाइप्स का है और हमारी पॉपुलेशन में 35 के बाद शुरू हो रहा है। ये अलार्मिंग है। 35 के बाद शुरू हो रहा है, 35 के बाद मेल फीमेल्स दोनों में बराबर शुरू हो रहा है। अच्छा, बराबर शुरू हो रहा है। और वजह वही निकलती है, डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये किस दोनों कदर चीज़ें- बॉडी को कमजोर कर सकता है? देखिए, आर्थराइटिस तो डीजनरेटिव है, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। डीजनरेटिव का मतलब कि उसने हड्डी को तोड़ फोड़ में ले जाना है, ओए होए। उसने तोड़ना शुरू कर देना है। तो डीजनरेशन जब भी शुरू हो जाएगी, हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आज तक दुनिया की कोई किताब, कोई उसके डॉक्टर्स जो है ना, इसको आर्थराइटिस को रिवर्स नहीं कर सके। ये रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ, कर क्या सकते हैं, आगे जा सकता हम है, डिले लेकिन- कर सकते हैं, ओह। इसकी टाइमिंग को डिले कर सकते हैं, हम इस डीजनरेशन को डिले कर सकते हैं। इसीलिए जेरियाट्रिक्स एक पूरी फील्ड है जो इसी पर काम कर रही है कि वो ओल्ड एज के जितने लोग हैं उनके लिए होम केयर प्लान्स बनाते हैं ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मेरी ना पिंडलियों में खिंचाव पैदा हो जाता है, फिर मैं खड़ा होता हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा जी सर, पूछते हैं हम। बड़ा डॉक्टर साहब- क्लासिकल सी बात है ये। मेरा ख्याल है ज़्यादातर देर ये बैठते होंगे और बैठने Okay. की वजह से ये खिंचाव बन जाते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर पिंडलियाँ प्रॉपर कवर्ड ना हो तो उससे एयर के जो गुजरना है और उससे टेम्परेचर फॉल करता है, उससे भी खिंचाव आ अच्छा, जाता है। इसमें एज फैक्टर इसमें भी आ जाता है? जी, एज फैक्टर तो हर जगह पे एडेड है। एजिंग हम कहते ही इसी चीज़ को है कि वक्त के साथ साथ आपके बॉडी सिस्टम्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब आप 20 ईयर्स ऑफ एज में जो एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारी एक गलत फहमी ये है कि हम समझते हैं कि हम 20 साल वाली ही एक्टिविटी 60 साल में कर सकते हैं। वो नहीं हो सकती। वहीं पर जाकर फिर हमारे ये प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है हमारा और बॉडी का। हम कहते हैं काम करना है, बॉडी कहती है नहीं, अभी आप उतना नहीं कर सकते, यू शुड टेक रेस्ट। ऐसे मतलब मैंने पहले भी बात की होम केयर प्लान्स में, ऐसी सिचुएशंस में हम लोगों को साथ इंटरवल्स गाइड करते हैं। अगर आप करना भी Right. चाहते हैं तो आप इंटरवल्स लें, आप रेस्ट के इंटरवल्स लें। इंटरवल्स के साथ साथ आप ज़्यादा बेहतर इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हम जी जहाँ पर बात की है कि इस तरह से ये बॉडी को वीक कर देता है, तो इसकी हम कुछ ट्रीटमेंट्स की जानिब आ जाते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखें, एज मतलब सच बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो नेचुरल हैं वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ आनी है, लेकिन हम उसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? देखें, बहुत सी जगह पर तो हमारा बिल्कुल ही एक रेड फ्लैग आ जाता है। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि अगर कोई नहीं हो patient- सकता कुछ भी। हो ही नहीं कुछ सकता। वो लाइलाज है। रिमेटाइड आर्थराइटिस है, उसको रिमेटिक फीवर जितने हैं उनमें फीवर्स भी रहते हैं, जॉइंट्स बहुत वीक भी हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर तो हमारे लिए बिल्कुल रेड फ्लैग है। वहाँ पे पेशेंट सिर्फ प्रोटेक्टेड फेज में रहता है। वहाँ पर हम कहते हैं इसको बचा के रखें, जो आगे बच गया है उसकी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम इसके अलामतों को ट्रीट कर सकते हैं, हम इसकी सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। All जैसे right. पेन आ रहा है हम पेन किलर देंगे, जैसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, जैसे हम कहते हैं कि जी मोबिलिटी ठीक नहीं है, वो सही मूव नहीं कर पा रहा अपना हाथ, तो हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू उसकी ट्रैक्शंस और उसकी ग्लाइडिंग्स और उसके साथ उसकी मूवमेंट्स की तरफ उसको लाते रहेंगे। लेकिन ये जहन We'll में रखते keep on हुए fighting, कि हाँ। keep on fighting। ये चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा और ये प्रोलॉन्ग्ड चलता है। इसीलिए जितनी यंग पॉपुलेशन है, हम उसको स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूंगा, फीमेल्स की हेल्थ जो है पाकिस्तान में, जो वुमेन हेल्थ है, कोई हाल नहीं है इसका। 92% विटामिन डी डेफिशिएंट फीमेल्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। और विटामिन डी बच्चा बच्चा जानता है बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब जब तक आप जंक से जंप नहीं करेंगे तो आप विटामिन डी पूरा नहीं करेंगे, आप नहीं वीक पूरा रहेंगे। कर सकते हैं। हमारे साथ जी एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना मैडम ये चाहता हूँ कि मेरे ना हड्डी में दर्द है हम्म, 15-20 दिन से ना, तो दवाई भी लगी है डॉक्टरों से तो ठीक नहीं हो रहा है। जी अभी जान लेते हैं। सट वगैरह भी कुछ नहीं लगी, कुछ चोट कुछ नहीं है। जी, एड़ी की दर्द की जो बहुत सी वजूहात हैं, उसमें से एक इनका जूता भी ख़राब हो सकता है। शू जो है फ्लैट पहनते हैं आजकल हम, फैशन है, ठीक है जी, वो ना करें। आप मीडियल आर्च इस्तेमाल करें जिसके दरमियान आर्क बनी हो। दूसरी बात यह है, प्लांटर फैशियाइटिस एक कंडीशन है
कि हील के साथ साथ एक बैंड चलता है, हील के साथ साथ वो बैंड जो है वो इन्फ्लेम कर जाता है, उस पर सोजिश आ जाती है। तो इनको चाहिए कि एक बार उसको असेस करवा लें किसी फिजिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से असेस करवा के उसके मुताबिक उसकी वर्जिशें करें। उसकी वर्जिशों में आप थोड़ा सा इसको मसाज करें किसी बॉल के साथ, पाँव ऊपर रखें, बॉल नीचे रखें, उसको हल्का सा मसाज करें और मसाज करने के बाद फिर पाँव की जितनी हरकतें आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं वो तमाम मूवमेंट्स पाँव की इसमें जारी रखें। और एक इसके लिए ख़ास मूवमेंट है, वो ये है कि आपने पाँव की उंगलियों को पकड़ लेना है ऊपर से और पाँव की उंगलियों को ऊपर से पकड़ के खींचना है, तो नीचे तक खिंचाव जो है वो मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा, इसको हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो ये 10-10 बार आप 4-4 घंटे बाद रिपीट करें, इंशाल्लाह विल बी बेटर। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी एक थेरेपी बता दी है, आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह यू विल फील मच बेटर। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। खुशामदीद जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो पट्ठों का दर्द है ये कितनी देर हमारे जिस्म में रहता है? देखिए ये डिपेंड करता है, सम टाइम तो सिर्फ किसी काम की वजह से या किसी गलत एंगल पर कोई चीज़ उठाने की वजह से खिंचाव आता है, उसको मसल स्ट्रेन कहते हैं। तो वो खिंचाव 3 दिन से लेकर 21 दिन तक मुख्तलिफ मसल्स के मुताबिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको साथ फीवर भी है। अगर तो आपको फीवर लग रहा है, आपको बॉडी एक्स ज़्यादा महसूस हो रही हैं और खिंचाव भी साथ आ रहा है, तो फिर ये वो स्ट्रेन नहीं है, फिर ये सिर्फ किसी एक ख़ास मसल का खिंचाव नहीं है, किसी गर्दन के मसल का या किसी कमर के मसल का। फिर हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन ना अल्लाह रहम करे को बिल्ड हो रही हो। HIV एड्स में भी पट्टे इसी तरह से खींचते हैं। किसी को टेटनस हो जाए अल्लाह रहम करे तो उसमें भी पट्टे इसी तरह से खींचते हैं। बच्चों में अगर गर्दन किसी एक तरफ यूँ गिर गई है तो उसको टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। तो टॉर्टिकोलिस के रिजल्ट में भी वो सेल्फी बनाते हुए भी अक्सर Exactly. बच्चे ऐसे राशिदा हमारे साथ मौजूद है जी। राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या जानना चाहेंगी? ये मैंने डॉक्टर साहब से पता करना था कि मेरे मियाँ ना रात को सोते हैं तो उनकी ना नस पे नस चढ़ जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, खड़ा नहीं उनसे हुआ जाता। तो ये क्या मसला है, क्यों होता है उनके पाँव में इस तरह? जी डॉक्टर साहब। ये नस पे नस चढ़ना एक्चुअली क्रैम्पिंग है। अच्छा, हम इसको मतलब गलत अंदाज ये भी में बहुत बताते इट हैं। यूज्ड टू बी हैपन आम विद है एवरीबॉडी। क्रैम्पिंग, और क्रैम्पिंग हमेशा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होती है। यानी वही बात कि आपकी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो किसी तरह इस डाइट को बेहतर करें, रिहाइड्रेटेड रखें पट्ठे को, कि पट्ठा फ़ौरन अकड़ाव में खिंचाव में ना आए, इस वजह से कि बाहर पानी नहीं है। देखें उसी पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स होने हैं, सॉल्ट सारे कह लें आप, वो मिक्स होके वो पट्ठे को मिलने हैं तो उसने सही तरह से काम करना है। बिल्कुल। तो अगर आप वो उसको पानी नहीं देते उसके अंदर, आप फिर उसके बाद सॉल्ट नहीं डालते, तो आप समझे कि आप पट्ठों के साथ बहुत मतलब आपने ज्यादती पौधा कर रहे हैं। लगाया हुआ है, आप उसे पानी नहीं दे रहे हैं, उसकी खुराक नहीं जा रही है, तो कैसे बेहतर होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, यही इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर आपने आम फहम अल्फाज में हमने लोगों को आसानी से समझाना भी है कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल करें, कैसी डाइट लें। जो आप डाइट की बात कर रहे हैं कि डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तो उनको एक आम फहम अल्फाज में बता दें कि जी इसमें विटामिन है ज़्यादा, इसमें कैल्शियम है, आप ये इजीली टेक कर सकते हो। वेरी राइट। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी जितनी भी हैं, डेयरी यानी दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो तो आपका बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का। किताब ठीक कहती है। है कि 1000 मिलीग्राम एक एडल्ट को डेली कैल्शियम चाहिए। हाँ। अब अगर आप गौर करें तो वो कैल्शियम आपको सवाए दूध के इतनी मिकदार में किसी और से नहीं मिलेगा, किसी और डाइट से डायरेक्ट नहीं मिलता। लोग क्या करते हैं, अगर वो ऐसा खालिस है फूड, तो। हाँ ऐसा फूड चूज करते हैं जिस फूड के अंदर मिसाल के तौर पर 10 mg कैल्शियम है, लेकिन लिखा ही होता है कि जी इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो अब वो 10 mg तो आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे फहरिस्त पर सबसे ऊपर रखता हूँ दूध को। अगर आप जबरदस्त। दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें, जो लोग दूध वैसे नहीं पी सकते वो प्रोडक्ट बना लें, कुछ भी बना लें, वो कस्टर्ड बनाएं, वो सवैयाँ बनाएं, उसके अंदर वो कुछ भी बना लें गर्म फॉर्म में। और ये भी मैं लाजमी शेयर अच्छा, ये करूंगा, इन्होंने ठंडा एक नहीं, plus- गर्म yes. दूध पीना है, ठंडा नहीं पीना है। ठंडा फिर टेम्परेचर फॉल करता है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये बात बताई है कि अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको दूध ही पसंद नहीं है, तो उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि आप दूध में क्या क्या आइटम्स जो हैं बना के खा सकते हैं, वो भी फायदेमंद है। अच्छा नेक्स्ट। Exactly. फिर इसके बाद हम आते हैं एवोकेडो पे। एवोकेडो के साथ साथ हम आ जाते हैं डेट्स, खजूरें जो है हमारे पास, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है।
ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं तो कैल्शियम के लिए आपको बहुत से नट्स मिलते हैं, उन नट्स के अंदर आजकल तो सर्दियां हैं। डॉक्टर साहब एक इजाज़त हो तो हम एक कॉल भी ले जी, लेते जी, हैं। sure। शाहिद इकबाल जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जी क्या डॉक्टर जानना साहब, चाहेंगे? जी मैंने पूछना है कि मेरी उम्र है 45 ईयर्स के करीब और मैं टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हूँ। मेरे जो है पट्टे ना गर्दन के ये बहुत शदीद दर्द करते रहते हैं, स्पेशली जब रात को सोता हूँ, जब काम वगैरह से आता हूँ तो जिस्म भी बहुत दर्द करता है और जो पट्टे हैं स्पेशली गर्दन के बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो काइंडली मुझे इसके लिए कोई रहनुमाई करें। जी श्योर, मैं खुद भी एक उस्ताद रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, तो आई नो योर डिफ़िकल्टीज़, मैं जानता हूँ इस बात को। असल में टीचिंग में एक मसला ये है कि 5-5, 6-6, 8-8 लेक्चर्स इकट्ठे खड़े होकर देने हैं और मतलब उसमें ब्रेक्स नहीं होती, चेयर्स उठा देते हैं क्लासरूम्स में से, बड़ा कुछ होता है। खैर ये एक टफ एक जॉब है, इट इज़ अ टफ जॉब, बड़ी पेशेंस चाहिए इसके लिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हर एक लेक्चर के बाद 2 स्ट्रेचेस बता रहा हूँ, ये लाजमी कर लीजिएगा। गर्दन को पकड़ें एक तरफ से यूँ, मतलब ऊपर से सर से, और यूँ उसको स्ट्रेच कर लें और 5 सेकंड होल्ड करके आपने 10 बार ये रिपीट कर लेना है। और दूसरी तरफ इसी तरह से आपने 5 सेकंड होल्ड करना है और 10-10 बार इसको रिपीट कर लेना। कम अज़ कम सर ये लाजमी करें। आपको एक्चुअली एक्टिविटी चाहिए, साथ हीट चाहिए मसल्स के अंदर बिल्ड करने के लिए। और दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा कोई पेपर चेकिंग कर रहे हैं या आप इसके साथ कोई नोट्स डेवलप कर रहे हैं वट, तो उस दौरान अपने पोस्चर का ख्याल रखें। बैठते हुए आप अपनी गर्दन को मत गिराएं, अपनी गर्दन को ज़रा इरेक्ट रखें, नेक को कॉलर के साथ लगा के रखें और न्यूट्रल रहें। आप टीचिंग से वाबस्ता हैं, आपको न्यूट्रल लफ्ज़ समझ आ जाएगा। आप बॉडी के न्यूट्रल पोस्चर में रहेंगे तो आपके मसल्स पे खिंचाव नहीं आएगा। जैसे ही आप न्यूट्रल से यूं हटेंगे तो एक तरफ खिंचाव बढ़ जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, तो वो आप वक्त से पहले ही खिंचाव ले लेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पोस्चर को बेहतर रखें और स्ट्रेचिंग साथ एडेड रखें। डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन। अच्छा, हम थेरेपी के हवाले से बात कर लेते हैं कि कोई ऐसी थेरेपी बता दें आप जिसमें जो सब पे आहिस्तगी से इम्प्लीमेंट हो जाए। एक आधी तो ऐसी थेरेपी होगी ना मतलब हम अलग अलग से बात करेंगे तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपको एग्जैक्टली मुझे एक पेशेंट ने कहा, सर मैं आपकी ना फीसें नहीं इतनी दे सकता बार बार आके। तो मैंने एक ही बार बता दे एक ही बार बता दे। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फरियाल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? जी मैं फरियाद हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा फरियाद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? क्या जानना जी चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे ना चेस्ट पे राइट साइड में ना कंधे वाली मतलब ये कंधे वाली साइड में ना ये बॉडी मेरी ना सो जाती है। ये मेरे साथ जो है को 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मतलब खुद ही ठीक हो जाती है, पता नहीं क्या इशू है। ये पूछना था कि सर्दियों की वजह से है, मतलब सर्दियों में ज़्यादा होता है मेरे साथ ऐसा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या मसला हो सकता है। ये राइट साइड में ना ये जी सर। इंफॉर्मेशन बहुत कम है तो इस पर डायग्नोज करना ज़रा मुश्किल होगा कि राइट साइड सो जाती है। तो बहुत सी वजह हो सकती है। हो सकता है ये बाइक चलाते हों और बाइक में डिपेंडेंट पोस्चर यूँ रखते हों यूँ, और तो उसकी वजह से भी ये सुन हो सकता अभी है। थैंक गॉड ये लेफ्ट साइड पे नहीं है, नहीं तो बहुत हाँ, सी चीजों अगर की लेफ्ट पे जानिब होता चले तो फिर जाते हम हैं। डेफिनेटली हार्ट की तरफ जाते और हार्ट के डिसऑर्डर की तरफ जाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि आप किसी फिजिशियन से पहले डायग्नोज करवाएं, आप उसको एक प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू डायग्नोज करवाएं। बिकॉज वही बात है कि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कि हर चीज़ ही इसी तरह से ओपनली शेयर कर सकता हूँ। मेडिकल में फ़िज़िकल असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपकी मेरा ख्याल है फ़िज़िकली देखने वाली है। लेकिन एक कोशिश आप ज़रूर करें, वो ये है कि अपने जो राइट साइड के मसल्स हैं या इवन जो लेफ़्ट साइड, दोनों तरफ ही कुछ वर्जिशें ज़रूर करें। अपने शोल्डर्स को ओपन अप किया करें, ठीक है, और अपने शोल्डर्स की जितनी पॉसिबल मूवमेंट्स आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ठीक है, जितनी पॉसिबल मूवमेंट्स आपको समझ आती हैं 10-10, 20-20 बार ये साथ कर लिया करें। ये आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी, लेकिन वजह पहले आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस से करवा लें पहले। अच्छा ज़बरदस्त, अभी आपको बहुत अच्छे से वैसे आपने इनको बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस उसी बात पे आते हैं कि आप बता रहे थे कि एक पेशेंट आए जिन्होंने कहा कि मैं आपको बार बार फीस नहीं दे सकता, जो आप कहते हैं ना कि ये 6 दिन में आपकी फिजियोथेरेपी कंप्लीट होगी, प्लीज़ एक बार वही बता दें। वेरी राइट। मैंने उससे कहा कि आप ना करें, कि आप ये चाहते हैं कि आप मेरी फ़ी ना पे करें। उसने कहा जी बिल्कुल, लेकिन आधा मैंने आपने कहा, पूरा हाँ, वीक है। लेकिन मैंने उससे कहा फिर आप मुझे एक कमिटमेंट लिख के दें। उसने कहा क्या? मैंने कहा जी आप डेली एक्सरसाइज करेंगे जो मैं लिख के दूंगा। राइट। और उस पर उसका आंसर बड़ा फनी था, नहीं डॉक्टर साहब टाइम नहीं होता। ठीक है,
लोगों का ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल। उनको वक्त तो कोई वैसे इंस्पायर वाकई नहीं में करता कि करना है मोटिवेटेड के भाई, अलावा करना वक्त नहीं है। है। मेरा ख्याल है सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए इन लोगों को, सबको चाहिए मोटिवेशन, वो चाहे बड़ा है छोटा है किसी भी तरह से है, कि गेट आउट ऑफ योर रूम, बाहर पहुंचे, सड़क पे आए, चाहे आप किसी पार्क में जाएं, बट स्टार्ट वॉकिंग। सबसे पहला रूल है अगर आप एक्सरसाइज की तरफ खुद को लाना चाहते हैं और आपने जहन में ये बनाया हुआ है कि वो जिम में तो ये करना पड़ता है, जिम में जाएं तो वेट लगाने पड़ते हैं, वो सारी एक्सरसाइज मैं कैसे कर सकता हूं, नहीं प्लीज, जिम इज नॉट फॉर यू। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। आपने जो करना है वो अपनी बॉडी के लिए करना है, अपनी फिटनेस के लिए करना है। आपको मसल मैस नहीं चाहिए, मसल बल्क नहीं चाहिए, आप जो हैं आपने उसमें रह के अपने आप को सिर्फ फिट रखना है। पहले तो ये दिमाग में स्केच बनाएं, डरे नहीं इससे, फोबिया कोई ना रखें, जोड़ों में दर्द निकल आएगा, मैं पहले दिन वर्जिश करूंगी थक जाऊंगी, कोई बात नहीं। एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको सारी गाइडलाइंस बता देगा कि आपको 3 दिन क्रैम्प आएंगे, 3 दिन क्रैम्प करने के बाद आप पानी पीते रहेंगे, उसके बाद आपको मजा आएगा। डॉक्टर साहब एक कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें जो एक अच्छा सा पैगाम जिसको सब याद रखें कि ये डेली आप कर लिया करें, शायद आपको स्ट्रेचिंग फील नहीं होगी, स्ट्रेस कहीं फील नहीं होगा और दर्द भी नहीं होगी। आई बिलीव के किसी भी एक्सरसाइज के करने से पहले चूंकि हमें वार्म अप चाहिए होता है, वार्म अप के बगैर कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल जी। इसीलिए मेरा पैगाम, मेरा मशवरा सबको यही है कि प्लीज़ वॉक करें कंसिस्टेंटली, 15 से 20 मिनट का आप एक इंटरवल बिल्ड करें। वो लोग जो ओल्ड एज में हैं वो 5-5 मिनट का इंटरवल भी बिल्ड कर सकते हैं, 5 के बाद इंटरवल बिल्ड करें। उस वॉक के बाद फुल बॉडी मूवमेंट्स करें, बस फुल बॉडी मूवमेंट्स बच्चे को पता है, जैसे गर्दन की मूवमेंट जी ऊपर जाती है, जी नीचे आती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, जी कलाई की मूवमेंट ऊपर जाता है, नीचे आता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, जी एल्बो की मूवमेंट्स ऊपर नीचे। मतलब आप वॉक करने के बाद जब आपको हल्का सा पसीना महसूस हो, उसके बाद आप फुल बॉडी की मूवमेंट्स कम से कम 10 बार लाजमी करें। ये आपका बिगिनर लेवल है, आगाज़ करने का लेवल है। ये आपको तंग नहीं करेगा, इससे आप परेशान नहीं होंगे, इससे आपको खिंचाव नहीं आएंगे, इससे आपको दर्दें नहीं निकलेंगी, बल्कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको इसके बाद बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज डाइजेशन मिलेगी, आपको फोकस मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगी, अलर्टनेस मिलेगी, एंजाइटी टूटेगी और सुकून से सो सकेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शमसुल हक मौजूद थे, उन्होंने आपको अमेजिंग एक्सरसाइजेस बताई। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप सुबह में उठ के ये थेरेपी कर सकते हैं, उससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। हम एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कुछ बात कर लेते हैं 2023 की, जो कि आप कह लें कि ख़त्म हो गया है और बहुत से लोगों का अच्छा भी गुजरा और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन ज़्यादातर मुश्किलों का ही सामना रहा। यहाँ पर हम बात करेंगे जी महंगाई की, जिसने एक गरीब शख्स की कमर तोड़ दी। बिल्स की बात करें हम लोग तो वो बहुत हाई आए, यूनिट्स इतने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन बिलों की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान रहे। सुई गैस की बात करें, जो एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उन तमाम चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। हमारे साथ जी इस वक्त अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, इनसे हम बाकायदा जानेंगे कि क्या रेट्स रहे 2023 में और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना रहा महंगाई की वजह से, और 2024 में अब आगे क्या रेट लिस्ट आने वाली है और कितनी तब्दीली आती हुई देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि 2023 में क्या रेट लिस्ट थी, कितनी महंगाई रही, कितना लोगों को मुश्किलात का सामना रहा और आने वाला साल कैसा नजर आता है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता साल की निस्बत अगर इस साल का मुआवजा करें 2023 का, जो बस अब चंद दिन ही रह गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। अब इसमें 13% तक इजाफा हुआ है महंगाई में। अगर देखा जाए तो 29.3% से महंगाई 42.6% पे चली गई। अब इसमें जो भी खाने पीने की अशियाएँ हैं उनमें सब के रेट में इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे के थैले की बात करें तो 1517 रुपये से बढ़ के 2787 रुपये पे चला गया है। आम जो चावल है, आम नॉर्मल चावल जो है 127 रुपये से बढ़ के 226 रुपये पे पहुंचा। डबल रोटी भी बहुत महंगी हुई, 84 रुपये से बढ़ के 115 रुपये पे चली गई। गोश्त भी किलो जो था 691 रुपये से बढ़ के 820 रुपये तक चला गया। अगर अब मटन की बात करें तो वो भी 1431 से बढ़ा और
1703 पे गया, लेकिन ये 1703 पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये सरकारी रेट है, इस पे कोई चीज़ नहीं मिलती। इस तरह से अगर हम मुर्गी की बात करें, जो इस वक्त ब्रायलर है, तो वो 282 से बढ़ के 358 रुपये पे है। और रवा साल जो अगर दूध की बात की जाती है तो वो 145 रुपये लीटर पे था, 200 रुपये पे चला गया। और दही जो है ये भी तकरीबन 168 से बढ़ के 215 रुपये पे चला गया है। अंडे जो आम खुराक हैं बच्चों की भी और बाकी लोगों की भी, इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, 253 से बढ़े ये। एक दर्जन अंडे जो थे 340 रुपये पे गए। और इसी तरह से अगर दालों की बात करें, जिस तरह से हम कहते हैं जी गरीब के लिए तो वो दाल ही है, वही खा के गुजारा, बिल्कुल। लेकिन अब वो भी गुजारा नहीं कर सकता। दाल मसूर की बात की जाए तो 262 रुपये से बढ़ के ये 320 रुपये पे चली गई। दाल मूंग 246 से बढ़ी और 276 रुपये पे। माश की दाल 366 से बढ़कर 520 रुपये पे चली गई। अगर अलावा जी और बात की जाए इसके हवाले से, तो चीनी की अगर बात करें तो इसमें हम्म। बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया पिछले साल की निस्बत। इस साल भी 90 रुपये और 99 रुपये वाली चीनी जो थी वो हमें 230 पे भी बिकती नजर आई, और अब ये 150 रुपये पे बिक रही है। इसी तरह से बात की जाए लहसुन की, तो 336 रुपये पे जो लहसुन मिलता था वो 552 रुपये पे चला गया है। सिगरेट की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हुआ। कपड़े की कीमतों को भी पर लगे। रवा साल के इख्ताम पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 70 ग्राम साबुन की कीमत जो थी वो 87 रुपये से तजावज़ की और 105 रुपये पे चली गई। कपड़े धोने वाले साबुन की बात करें तो 250 ग्राम साबुन की कीमत जो थी वो 103 रुपये से बढ़ के 130 पे चली गई। यानी जो नेम इट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती रह गई हो। जूते हो, कपड़े हो, जिस तरह से आपने बिजली के बिलों का जिक्र किया, गैस के बिलों का जिक्र किया, तो इनमें भी कुछ 100 150% इजाफा हो चुका है। तो गरीब बिल्कुल। की जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वो हुकूमत ने 1 साल पहले 32,000 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्री वर्कर हैं उनको वो 32,000 नहीं मिलती, किसी को 20 या किसी को 25 मिलती है। और उसके ऊपर जो बोझ पड़ा है एक आदमी के ऊपर, वो 5 से 7,000 का महाना इजाफी बोझ इसी साल पड़ा है, जिससे अब उसकी उस तनख्वाह में से वो निकालें तो पीछे 18-19,000 रह जाती है। तो अब बिल्कुल, इसमें से आप बिल्कुल। देख लेंगे कैसे गुजारा कर सकता है। बच्चों को पढ़ाएगा, खाना खिलाएगा, उनको कपड़े पहनाएगा, या क्या करेगा? किसी खुशी गमी सर की मुझे तकरीब ये में भी नहीं जा बताइएगा, सकता क्या वो। लगता है आपको कि किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है? इसका एक ही हल है कि जी सबसे बड़ी बात है कि आप डॉलर पे काबू कर लेंगे उसको, तो फिर आपकी कीमतें, क्योंकि हमारी दालें, हमारा पेट्रोल, हमारा खाने पीने का घी, ये सब जो हम दरामद करते हैं, तो जब बाहर से जो घी चीज़ें अशिया आती हैं जो खाते हैं हम लोग, तो यकीनी बात है वो डॉलर में खरीदी जाती हैं। तो डॉलर पहले की निस्बत तो कम हुआ है, लेकिन एक जगह पे आके ये रुक गया है। अब ये 285 रुपये के करीब करीब ट्रेड हो रहा है। हालांकि ये शुरू थी कि इसको 200-250 पे लाया जाएगा, और ये कोई 1-1.5 महीना पहले की बात थी, लेकिन अब ये आ नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें IMF से कर्जा लेना है, किस्त लेनी है, जिसकी वजह से हम इसको अब नीचे और नहीं ला रहे। जैसे कि किस्त मिलेगी तो उसके बाद फिर हो सकता है कि इसकी कीमत में कमी हो। अभी ये 2-3 दिन में कुछ चंद 1 या 1.5 रुपये नीचे आया है डॉलर जो है, लेकिन अभी भी वो उस सतह पे नहीं है, बहुत बिल्कुल, महंगा है। अगर हम और 2023 की बात कर लें तो इसमें हमें हर चीज़ में इज़ाफ़ा होता ही नज़र आया है। कोई भी हमने ऐसी कमी नहीं देखी। अगर कमी देखी है तो वो 1% है, अगर हमने उसमें इज़ाफ़ा देखा है तो वो 10-20% है। अब यहाँ हम बिल्स की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें या फिर दीगर अशिया की बात कर लें, तो उनमें इज़ाफ़ा ही होता नज़र आता है। इस तरह अब नया साल स्टार्ट होने वाला है। क्या लगता है कि 2024 में इस पे कोई काबू पा लिया जाएगा या फिर भी इजाफा ही होता देख रहे हैं आप? देखिए हुकूमती इकदाम नज़र तो आ रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल की कीमत में काफ़ी हद तक कमी की गई है। इसी तरह से अगर देखें डॉलर भी पहले 300 से ऊपर था, अब नीचे आया। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि आने वाले साल में 2024 में ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, और जो मुंतखब हुकूमत आएगी इलेक्शन के नतीजे में, वही इस पर स्टेप ले सकती है, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का ये मैंडेट भी नहीं है और ये कोशिश भी नहीं हो रही कि वो इस पर स्टेप ले। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, जो भी आएगी, जिस भी पार्टी की, वो यकीनी बात है मैंडेट लेके आएगी, लोगों से वोट लेके आएगी। वो वादे किए हुए हैं उन्होंने कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, उनको बुनियादी जरूरियात सस्ते दामों मिलेगी। तो अब अशरफ देखना है साहब, आपने कि ये सारी वादों की की सारी बात कर दी है, क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट कोई आवाम को रिलीफ देगी? जी बिल्कुल, वादे जब किए जाते हैं तो फिर माजी में भी ये साबित हुआ है कि जो गवर्नमेंट आई है तो कदरे रिलीफ मिला है उनको। तो यही उम्मीद की जा रही है, लोग भी यही आस लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन जो है फरवरी जो 8 को होने हैं, तो जैसे ही होंगे उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर वो अपनी पॉलिसी देगी, और पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई
अच्छी पॉलिसी आती है लंबी मुद्दत के लिए, 5 साल के लिए, अगर वो बनाती है पॉलिसी और उसके हवाले से जो अशिया खुरोनोश है उनको कंट्रोल करती है, जैसे कि डॉलर है, जैसे कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में कुछ कमी हुई है तो उसको मजीद कम कर देती है ये रकम को, तो यकीनी बात है फिर किरायों में कमी आएगी, किरायों में कमी आएगी तो फिर अशिया खुरोनोश जो तरसील होती है तो उसकी जो किराए है उसके कम होंगे तो वो फिर असर पड़ेगा और फिर यकीनी बात है कम आएंगे। और अगर डॉलर मजीद नीचे जाता है तो जो हम दरामद करते हैं अशिया, खासतौर पर दालें करते हैं, इसके अलावा खाने पीने की जो ऑयल है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बिल्कुल। ऑयल जो है खासतौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो दरामद करते हैं। तो अगर ये डॉलर की कीमत में कमी आती है तो उनकी कीमत में कमी आएगी और यही दो बुनियादी चीज़ें हैं, पेट्रोल और डॉलर, जो कि हमारी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का सबब बनता है। तो यकीनी जी, बात है थैंक यू अब आने सो वाली मच। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से तफसीलन हमें बताया कि 2023 में क्या क्या चीज़ें महंगी हुई, किन चीज़ों में इजाफा हुआ, किन की कीमतों की में कमी की गई। 2024 जी आने वाला है, उम्मीद है, दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारी आने वाली गवर्नमेंट आवाम के बारे में भी इस बार कुछ सोचे और आवाम को रिलीफ मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के वापस आते हैं, स्टे विद अस।